अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। सेनेट इंतखाबात की तारीख का ऐलान आज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने इन इंतखाबात के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया। पोलिंग जो है वो 3 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी 13 फरवरी तक जमा होंगे, जबकि उम्मीदवारों की जो फहरिस्त है वो 21 फरवरी को जारी होगी। अब इन तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन इंतखाब के तरीकाकार के हवाले से अब भी इबहम है। हुकूमत का इसरार है कि यह इंतखाब ओपन बैलेट से होना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, जहां पर आज सदारती रेफरेंस की समाअत हुई। आज की समाअत में जस्टिस जाहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है तो सदारती रेफरेंस क्यों दाखिल किया गया। आप आला अदलिया से किस किस्म की नजीर कायम करवाना चाहते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया कि 3 मार्च से एक रोज पहले भी फैसला आ जाए तो उस पर अमल होगा। यह समाअत अब पीर तक मुलतवी कर दी गई है। साथ ही साथ वीडियो स्कैंडल के हवाले से तहकीकात करने के लिए भी हुकूमती कमेटी कायम कर दी गई है। फवाद चौधरी, शेरी मजारी और शहजाद अकबर इस कमेटी के रुकन होंगे। लीक शुदा वीडियोज के हवाले से अभी तक इल्जामात लग रहे हैं। जिन एमपीएस पर वोट बेचने का इल्जाम है, उनका कहना है कि उन्होंने पार्टी के रहनुमाओं के कहने पर ऐसा किया, जबकि पार्टी रहनुमा जो है वो इसकी तरदीद करते हैं। तहकीकाती कमेटी 1 माह में वजीर आजम को रिपोर्ट पेश करेगी और कार्रवाई के हवाले से तजावीज भी देगी। अब एक अहम सवाल है कि इन इंतखाबात के हवाले से जहां वोटों की खरीदो फरोख्त की बात हो रही है, वहीं सियासी जमातें इस इंतखाब के लिए अपने उम्मीदवार भी फाइनल कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून ने भी आज इस हवाले से इजलास किया, जबकि पीपल्स पार्टी भी अपने अराकीन से मुशावरत कर रही है। सबसे अहम मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों का है, जिसके सबसे ज्यादा सेनेटर्स आने हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत में भी है और इस जमात के अंदर हमेशा से इसी तरह टिकट्स पर बहस रही है। डॉन की आज की एक खबर के मुताबिक पीटीआई दरखास्तों के बगैर ही सेनेट उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने पर गौर कर रही है। उम्मीदवारों को वजीर आजम इमरान खान की सरबराही में कायम पार्लिमानी बोर्ड के अरकान की सिफारिशात पर हतमी शक्ल दी जाएगी। ऐसे वक्त में जब वोटिंग के निजाम को शफाफ बनाने की बात हो रही है, यह बात भी अहम है और इससे जुड़ी हुई है कि ये सियासी जमातें किसको टिकट देती हैं। क्या ये सियासी वर्कर्स होंगे? क्या जमातें इनका इंतखाब मेरिट पर करेंगी? और सेनेट के उम्मीदवारों के लिए मेरिट क्या होना चाहिए? एक तो इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। फिर दूसरा जो अहम इशू है, गुज़िश्ता रोज सरकारी मुलाजिमीन के एहतजाज का मामला जो था वो आज तय पा गया। हुकूमत और मुलाजिमीन के दरमियान जो मुज़ाकरात थे वो कामयाब हो गए। हुकूमत ने इनके मुतालिबात मान लिए हैं और एहतजाज का मसला तो हल हो गया, लेकिन बुनियादी मसला जिसकी वजह से एहतजाज हो रहा था वो महंगाई और इदारों में इस्लाहात का था। इसको हल करने के लिए हुकूमत क्या कुछ कर सकती है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। वेरी क्विकली मेरे साथ आज के प्रोग्राम में जो मेहमान मौजूद होंगे मैं तारुफ करा देता हूं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपके वक्त का। अली मोहम्मद खान साहब वफाकी वजीर मुमलिकत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक। आज ये क्योंकि उस कमेटी में भी है जो सरकारी मुलाजिमीन के एहतजाज के हवाले से उनसे मुज़ाकरात कर रही थी, इनसे भी बात होगी। बहुत शुक्रिया अली भाई आपके वक्त का भी। और शाजिया वरी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो भी आज की इस डिबेट में हमारे साथ शरीक होंगी। शाजिया साहबा आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब आपसे इस डिबेट का आगाज करना चाहता हूं। पहले जरा सेनेट वाली बात हो जाए, उसके बाद ये जो सरकारी मुलाजिमीन का इशू है इसको डिस्कस करेंगे। ये क्या वजह है कि पार्लिमान जो कानून का मंबा है अपने हवाले से भी जो है वो कानून साजी जो है वो नहीं कर पा रही, और उसके लिए सदर पाकिस्तान की तरफ देखा जा रहा है, अदालत की तरफ देखा जा रहा है। आज इलेक्शन शेड्यूल आ गया और जो तरीकाकार है वो अभी तक जो है वो तय नहीं हो सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रहमान अजहर साहब। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बड़ी बदकिस्मती है कि हुकूमत को जिस मामले को दोनों पार्लिमान के अवान में लाना चाहिए था, जो दोनों पार्लिमान के अवान ही आखिर इस मामले को डिटरमिन करेंगे, ये बिल्कुल उनका काम है, ये किसी और अदारे का काम नहीं है। क्योंकि आइन की आर्टिकल 2 to 6 बहुत क्लियर है कि ये इलेक्शन जो है वो भी सीक्रेट बैलेट पेपर के नीचे होंगे और आइन को अमेंड करने का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ दोनों हाउसेस को है। वो दोनों हाउसेस 2/3 मेजॉरिटी के साथ करते हैं। ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आइन में अमेंड कर सकती है, ना सदर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस के जरिए आइन में अमेंड कर सकता है, और ना ही ज्वाइंट सेशन 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन अमेंड कर सकता है। ये अख्तियार किसी और को नहीं है। बड़ी अच्छा होता कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जाने के बजाय वो ये मामलात पार्लिमान के लेके आती,
वो दोनों ऐवानों की कमेटी बनाती, वो दोनों ऐवानों में इस मामले को डिस्कस करवाते उस कमेटी के अंदर। सर और फिर एक पार्लियामान अच्छी में बात तो थी, वो एक लेकर बयान आए। निकलता। सर हजूर सुन तो लेना अब्बासी साहब, पार्लियामान में तो बिल तो टेबल हुआ, मगर उस बिल के बाद जो कुछ हुआ वो सर आपने भी देखे, हम सब नहीं देखा सर क्या हुआ था उस दिन। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने उठाया। ये बिल उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आए जब मामला रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग था, जिसकी आज भी हियरिंग हुई है। आप जानते हैं और आप बहुत सीनियर आदमी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, और आपने कवर किया है बहुत सारी प्रोसीडिंग कोर्ट्स की। जब अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं देती, उस वक्त तक किसी जगह इसको डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। हुकूमत ने पैनिक होने की वजह से उन्होंने एक वक्त में 3 एवेन्यूज इस्तेमाल की, जो तीनों गलत किए हैं। अगर तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए थे तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंतजार करना चाहिए था जब तक वहां जजमेंट ना आती। ये मामला वो लेके पार्लियामान गए, नेशनल असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करा है। अभी बात होनी थी, एक रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस निकाल दिया, और ऑर्डिनेंस भी कैसा निकाला है कि मशरूत कर दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की जजमेंट ये आई तो तब तो ये नाफिज़ अमल होगा, वरना ये नहीं होगा। हुकूमत चूंकि इतनी पैनिक है, उनको ये यकीन हो गया है कि कुछ लोगों को शायद ये टिकट देना चाहते हैं जो इनके एमपीएस को शायद वोट नहीं करना चाहते। इस वजह से उन्होंने पैनिक होने के नाते ऐसा रास्ता खोल दिया है जिसको खुद भी हम उनको नहीं पता कि किधर जाना है। आज शेड्यूल अनाउंस हो गया है, 2 दिन दिए गए नॉमिनेशन पेपर। ये देखिए, आप ये कह रहे हैं कि सबके पीछे वजह एक ही है अब्बासी साहब। हाँ जी, आप कह रहे हैं वजह एक ही है, वो ये कि इनको शायद इनको ये शक है कि इनके जो उम्मीदवार होंगे उनको वोट नहीं पड़ेंगे। ये एक बड़ी बात यह है कि इनके अगर अली मोहम्मद खान साहब जैसे लोग जो पार्टी से हमेशा वाबस्ता रहे हैं, या मोहसिन अजीज साहब हैं, या शिबली फराज साहब हैं, उन लोगों को तो लोग वोट देंगे। लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं, जो एडवाइजर बन गए हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट बन गए हैं, जो किसी खास टिकट पे आए हैं, जिनके बारे में इमरान खान साहब हमेशा ये पोजीशन लेते थे कि इन आदमी को कभी भी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होने चाहिए जो ओवरसीज से आते हैं। इमरान खान साहब की एक स्टेटेड पॉलिसी रही है। वैसे सर पार्टियों का जो सेनेट के उम्मीदवारों को बड़ी माजरत के साथ, ये सिर्फ पीटीआई आपको लगता है सिर्फ पीटीआई का मसला है? ये बाकी जमातों का भी मसला है? सेनेट के मैं टिकट्स की बात कर रहा हूं कि सेनेट के टिकट जिस तरह से दिए जाते हैं, अली भाई इसको जरा रिस्पॉन्ड कर दें। वो कह रहे हैं कि आपका प्रॉब्लम ये है, और ये मैं उम्मीदवारों वाली बात भी करना चाहता हूं कि सेनेट के इंतखाब का सेनेटर के लिए एक पार्टी के लिए मेरिट आखिर जो है वो क्या होता है, मगर उनका आर्गुमेंट अभी ये है कि आप ये सब एफर्ट और इस कदर इसरार इसी वजह से कर रहे हैं कि कहीं आपको शक है कि जिसको आप खड़ा करेंगे उसको जो है वो आपके अपने लोगों ने वोट नहीं देने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन। बहुत शुक्रिया। देखिए रहमान साहब, सेनेट का इलेक्शन, इस पे काफ़ी डिबेट हो रही है। हर प्रोग्राम में, दूसरे तीसरे प्रोग्राम में, बल्कि सब में तकरीबन यही डिस्कशन हो रही है। पहली बात, क्या सेनेट का इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ होना चाहिए? सबका जवाब है हाँ। दूसरा, क्या सेनेट के इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती है? क्या सेनेट के इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती है? सबका जवाब है बिल्कुल गलत काम है, लेकिन होती है। तीसरा, क्या हम सब इसके खिलाफ हैं? तीनों बड़ी जमातें खिलाफ हैं। अच्छा, चौथा पॉइंट, तीनों बड़ी जमातों की लीडरान की इस पे पब्लिक पोजीशन क्या रही? सबसे पहले इमरान खान साहब फ्रॉम डे वन हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ। नंबर 2 मियां साहब छांगा मांगा सियासत कराने के बाद जब वो कहते हैं, वो चले वो मैं मिसाल नहीं देता, वो वैसे साहब नाराज हो जाएंगे, तो उनका एहसास हुआ और COH मैं कह रहा हूँ, उसमें 23 नंबर पॉइंट जो है, आपने पूछा नहीं COH क्या है, उसमें 23 नंबर पॉइंट से क्या मुराद है? सर मैं पूछने लगा था सर। CO तो मुझे समझ आ गया है, चार्टर ऑफ हिपोक्रेसी। अच्छा, तो 23 नंबर पॉइंट पे दोनों बड़ी जमातों के दोनों बड़े लीडर मियां साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने कहा बिल्कुल सेनेट का इलेक्शन ओपन होना चाहिए, ओपन बैलेट पे। अच्छा, तो 3-4 चीजें सामने आ गई कि इसको ओपन होना चाहिए, ये खरीदो फरोख्त बंद होनी चाहिए, और तीनों बड़ी जमातें इसके हक में। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि इनको सूट करता है कि अगर ये ओपन होगा तो पैसे का रेल पेल इसमें खत्म होगा। आपने एक सवाल किया, उस सवाल में काउंटर सवाल है
आपने कहा हो सकता है एमपीज उनको वोट ना करना चाहते हो। जब ये बात साबित है कि इसमें खरीदो फरोख्त होती रही है और ये कल परसों की वीडियो ने साबित किया, तो ये भी तो हो सकता है कि इमरान खान साहब जो हैं अपने उन नजरियाती वर्कर्स और उन काबिल लोगों को लाना चाहते हैं जिनके पास इल्म है, वफादारी भी है पार्टी से, उनके पास ये नहीं है। नहीं, तो इसमें दो चीजें मेरा ख्याल है ये डिस्टिंक्शन हो जाती है कि आप क्या आपके वोटर, देखिए आप ये कोशिश वोटर के लिए कर रहे हैं या उम्मीदवार के लिए कर रहे हैं। आई थिंक यही अब्बासी साहब का जो है वो पॉइंट था सारा, कि आप वोटर के लिए नहीं कर रहे, आप उम्मीदवार के लिए सारी कोशिश कर रहे हैं। दोनों के लिए कर रहे हैं, ये प्रोसेस के लिए कर रहे हैं। क्योंकि देखें, जब तीनों बड़ी जमातें कहती हैं, इनका सिर्फ एक आर्गुमेंट है इन दोनों जमातों के पास, ये जो है ना इख्तिलाफ बड़ा इख्तिलाफ है कि आपने हमें प्रॉपर एंगेज नहीं किया। क्या करें, प्रॉपर कैसे एंगेज करें? पार्लियामेंट में हमने आपके लिए आईनी तरमीम के लिए लेजिस्लेशन सामने रख दी, आप अगर उसके हक में होते तो आप उस पर हमारे साथ एंगेज करते। हमने आपकी लीडरशिप को ऊपर बिठाया स्पीकर साहब के उधर, उससे पहले हम उनके प्रॉपर गए, हम इनसे मिले, मैं था, परवेज खटक साहब थे, हमारे आमिर डोगर साहब, एंगेज किया। हाँ, इससे बेहतर एंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो तब हालात में एक तरफ आप निकले हुकूमत गिराने, एक तरफ कहते हैं ये सिलेक्टेड है, आप हमें किसी बात पे जो है वो करने के रवादार नहीं है, कोई जो है कोई क्रेडिबिलिटी देने को तैयार नहीं है। हालांकि खुद आप इलेक्शन जितने जीते वो ठीक है, सिंध में जीते वो ठीक। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट कि बरस्टर साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आप गए हैं तो फिर यहाँ क्यों आए? दोनों अलहदा मैटर है। सुप्रीम कोर्ट में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में गए कि आप हमें बताएं क्या सिर्फ इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट से जो है ओपन बैलेट हो सकता है, उसका आईनी तरमीम से कोई ताल्लुक नहीं है। आईनी तरमीम कोई ऑर्डिनेंस से नहीं हो सकती। आईनी तरमीम के लिए हम पार्लियामान गए, जहां इन्होंने स्पीकर पे अटैक कर दिया। अब ऑर्डिनेंस को हमने मशरूत इसलिए किया है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी बात। मगर देखें अली भाई, गुजारिश ये है कि आप जब आईनी तरमीम लेकर आए, देखिए मेरी तरफ गुजारिश एक चीज का जरा वजाहत करें तो वही बड़ा अच्छा होगा, हमें भी समझ आ जाएगी। जी जी अली भाई, देखें आप अगर आईनी तरमीम लेकर आते हैं, असेंबली में टेबल करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी ये मान रहे हैं कि इस काम के लिए आईनी तरमीम की जरूरत है जो आप करना चाहते हैं। फिर आपको लगता है कि इलेक्शन एक्ट से ये काम चल जाएगा? ये मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं क्योंकि आप पार्लिमानी अमूर के वजीर भी हैं, तो इसको किस तरह से हुकूमत फिर इसको किस तरह से देखती है कि सिर्फ इलेक्शन एक्ट से काम चल जाएगा? देखें, आप खुद भी लॉयर है, आइडियली स्पीकिंग, आइडियली तो आईनी तरमीम होनी चाहिए, लेकिन आपने देख लिया कि आईनी तरमीम की क्या सिचुएशन है। अब मतलब यह है कि उनके लीडर्स की पब्लिक पोजीशन है, उसके बावजूद खिलाफ जा रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट यह है कि फिर आप अगर एक अच्छा काम करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इलेक्शन साफ शफाफ हो, आपके पास एक और रास्ता यह है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम, अगर तो उससे हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी, अगर कहेगी हो सकता है, ऑर्डिनेंस मौजूद है, नहीं है तो फिर वही पुराना इमाम, वही पुरानी तरावी और वही पुरानी कहानी, वही खरीदो फरोख्त, वही घोड़ों की तैयारी, वही घोड़ों का अस्तबल, वही चारा, वही खुराक और वही पशेमानी और वही सेनेट ऑफ पाकिस्तान। उम्मीद करनी चाहिए इस दफा ना हो सर। अभी तो ये होने इलेक्शन में जरा शादिया साहब से जरा पूछूं, अगर ओपन नहीं होगा तो व्यापारी तो फिर मैदान में है। 40 करोड़ रुपया लगना शुरू हो गया बलूचिस्तान में। तो भाई साहब उन्होंने तो वैसे कल कहा है कि ये ना हो कि अगर ये काम ना हुआ तो आपका नुकसान हो जाए। शाजिया साहब साथ हैं जी? हाँ जी, जी शाजिया साहब, ये क्या मामला है? पार्लियामान का एक अपना इशू है, पार्लियामान को अपने हवाले से कानून साजी करनी है, और ये बड़ा आयरॉनिकल है कि वो कानून साजी भी पार्लियामान, उसके लिए जो है वो सदर और अदालत जो है वो फैसला कर रहे हैं कि पार्लियामान का जो अपना रूल है वो क्या होना चाहिए उसके इंतखाब के हवाले से। ये क्यों है? देखिए रहमान, बिल्कुल अफसोसनाक है, और इसके लिए जो हुकूमत है जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो जवाबदेह है। लेकिन अगर हुकूमत जो है ये समझती है कि पार्लियामान को बाईपास किया जाएगा और अगर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वो आर्टिकल 186 के तहत कोर्ट से ओपिनियन लिया जाएगा, और अगर कोर्ट के अंदर ओपिनियन अभी पेंडिंग है जो कि नहीं आया है, उससे कबल एक मैटर जो कोर्ट में सब्जूडिस है उसके हवाले से ऑर्डिनेंस लाया जाएगा आर्टिकल 89 के तहत, फिर से पार्लियामेंट की बेतौकीकी और पार्लियामेंट को बाईपास किया जाएगा। तो फिर ये जो मौजूदा हुकूमत है सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनकी बनती है। आपने कहा आप लोगों की जिम्मेदारी इसमें नहीं है कि आप लोगों को इस पे साथ देना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए?
यू नीड टू लेट मी फिनिश व्हाट आई एम सेइंग। हमें तो असेंबली में मौका नहीं मिलता बात करने का, उम्मीद करते हैं कि आपके शो में मौका मिलेगा। चले देखिए, बात ये होती है कि एक पोस्चर होता है। ये इतनी गैर जिम्मेदार हुकूमत है, इस हुकूमत को ना कोई एथिक्स है, इस हुकूमत को ना आइन का पता है, इस हुकूमत को ना ये पता है कि डेमोक्रेसी के अंदर पार्लियामेंट की क्या अहमियत होती है। ये हुकूमत एक बिल लेकर आती है और उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी में लाती है। उस बिल के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी इनपुट नहीं ली जाती, लीगल एक्सपर्ट या लीगल ओपिनियन नहीं लिया जाता। विद इन 12 मिनट स्टैंडिंग कमेटी में एक बिल जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन नहीं है, वो पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जिसके जरिए आप आइन में तरमीम करना चाहते हैं, 12 मिनट में वो पास होता है। रहमान, आई हैव रिमेन्ड अ मेंबर सिंस 2002 प्रोविंशियल असेंबली एंड देन नेशनल। ये जो हरकत इन्होंने की है पर्टिकुलरली फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये तो कभी इस तरह स्टैंडिंग कमिटीज को इस तरह अंडरमाइन नहीं किया गया। एक नॉर्मल जो बिल होता है ना जी, उसमें भी कुछ वक्त लगता है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वो जो बिल है उसके क्या रेपरकशंस होंगे, उससे क्या मुआशरे में अच्छाई या बुराई होगी, वो सब गेज करनी पड़ती है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप ला रहे हैं, आप में इतनी तौफीक नहीं है कि आप स्टैंडिंग कमेटी में उस पर डिबेट कराएं, उस पर सहर आसर डिस्कशन कराएं, 12 मिनट में आप पास कराते हैं, असेंबली के फ्लोर में ले आते हैं। अच्छा। और आप इनका पोस्चर देखें असेंबली के फ्लोर पे, पोस्चर जो इन्होंने बनाया है, क्या आप मुझे बताइए इनके पोस्चर से आपको 1 मिनट के लिए लगा कि दे वांट टू सिट फॉर अ डायलॉग विद द पार्टीज ऑफ ऑपोजिशन? आपको लगा? जब असेंबली के फ्लोर पे 4 वफाकी गुजरा तकरीर झाड़ते हैं और एक ऑपोजिशन का रुकन कहता है जी 4 तकरीरों के बाद मुझे मौका दें, आप मौका नहीं देते, मुझे एक प्लकार्ड बना के लिखना पड़ता है कि डेप्यूटी स्पीकर जो उस वक्त विराजमान थे कि प्लीज गिव माइक टू ऑपोजिशन, वी वुड लाइक टू स्पीक ऑन इट। आप मुझे बताएं कि जिन शादी साहब प्रिंसिपल स्टांस सबका तो यही है ना, अली मोहम्मद खान साहब उनकी पार्टी का, जावेद अब्बासी साहब की पार्टी का, आपकी पार्टी का, कि इस सिस्टम को जो है वो ठीक करना है। देखिए मेरी जरा गुजारिश सुने कि इस सिस्टम को ठीक करना, अब वो किस तरह से ठीक करना है, क्या इस पे कोई बात नहीं हो सकती या इसके लिए कोई एफर्ट नहीं हो सकती? मैं ये ओपन बैलेट वाली जो बात है, इस पे भी एक सवाल जुड़ा है कि क्या ओपन बैलेट सिस्टम भी जो है वो नकायज से पाक होगा, क्योंकि सेनेट के उम्मीदवारों का जिस तरह से इंतखाब होता है तो वो क्या उसमें कोई जमहूरियत है या नहीं है? जरा इस पे जरा वापस आते हैं, मुझे एक ब्रेक आ जा रहा है, इस पे ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। ओके। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी सेनेट के उम्मीदवारों के हवाले से कि सियासी जमातें अपने उम्मीदवारों में किस तरह से मेरिट को इंश्योर करेंगे। अली भाई, ये आप पीटीआई जाहिर बात है इस कैंपेन को लीड कर रही है कि ये सारा सिस्टम जो है वो शफाफ होना चाहिए, तो पीटीआई जो सेनेट के उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर रही है उसमें मेरिट होगा, और अगर होगा तो क्या मेरिट क्या है आपकी पार्टी की नजर में? देखें, आइडियली स्पीकिंग तो जो मेरिट है वो तो तकरीबन सब जमातों के लिए एक ही होता है। अब वो डिपेंड करता है कौन सी जमात उस पर कितना अमल करती है। वो क्या है, देखें सेनेट में आपको एक तो बंदा वो चाहिए जो पार्टी का वर्कर हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं पार्टी में, वर्कर ऐसे होते हैं जो पार्टी के दरीना वर्कर होते हैं, लेकिन किसी वजह से जो है वो अपना हल्का नहीं जीत सकते, या वो उस लेवल पे उनके हल्के में इंटरेस्ट नहीं होती, तो आप उनको फिर यहाँ ले आते हैं। नंबर 2, आपको पार्टी का वो लॉयलिस्ट भी चाहिए होता है जो कि लॉ भी समझता हो या वो टेक्नोक्रेट हो, जो वहाँ, क्योंकि हमेशा मैं तो दोनों फोरम्स में जाता रहा हूँ, कौमी असेंबली का मैं मेंबर हूँ दूसरी बार, लेकिन उधर अपर हाउस में भी जाता हूँ। मैं इस बात में कोई आर नहीं महसूस करता कि मैं ये कहूँ कि हालांकि बड़े लीडर्स कौमी असेंबली में है, लीडरशिप कौमी असेंबली में है, वज़ीर आज़म भी वहां से आता है, लेकिन ज्यादा मैच्योर डिबेट अपर हाउस में होती है और वहाँ ज्यादा डिबेट कल्चर भी है और वहाँ ज्यादा बात सुनी और सुनाई भी जाती है, क्योंकि एवरेज एज भी वहाँ ज्यादा है मेंबरान साहिबान की, सीनियर पॉलिटिशियंस वहाँ आते हैं। अब इसमें जो आप मेरिट की बात करें वो तो यही है, लॉयलिस्ट हो पार्टी का, ईमानदार आदमी हो, पुराना वर्कर हो और काबिल लोग हो वो आए, लेकिन जो जिस वजह से गलत किस्म के लोग भी कुछ चंद एक आ जाते हैं, वो यही वजह है कि जब ये सीक्रेट होता है तो फिर आप जो है वो पैसा वहां चलता है जिसके दिल से कोई भी जमात हामी नहीं है,
लेकिन इनकी पता नहीं अब क्या मजबूरी आड़े आ गई है कि चलो हम मान भी लें कि यार उस तरह से हमने आपको रेड कारपेट नहीं दिया, प्रोटोकॉल नहीं दिया, आपको हार नहीं पहनाया, आपसे उस तरह की डिबेट नहीं कराई जो आप पता नहीं कौन सा आप जो है इस पे डिबेट करना चाहते हैं। मतलब है कि अब और भी कोई हद रह गई है इस सिस्टम में सियासतदान के बदनाम होने की, कि जिस तरह ये सारी गुड़ियां पड़ी हुई हैं, लोग गिन रहे हैं, ख्वातीन भी उसको गिन रही हैं, मर्द भी बैठे गिन रहे हैं। क्या है ये? इस पे कौन सा पॉलिटिकल, इस वक्त तीनों आपके सामने पॉलिटिकल वर्कर अपनी जमातों के बैठते हैं। बट आपकी अपनी पार्टी, आप कह रहे हैं कि पार्टियों से ज्यादा मसला जो है वो उन लोगों का होता है। आप ये कह रहे हैं कि पार्टियों के जो फाइनल करती हैं उम्मीदवार, उनसे ज्यादा मसला उन लोगों का होता है जो वोट देते हैं और जिनकी वजह से गलत लोग आ जाते हैं, राइट? मैं सिस्टम देखिए, अगर आपकी इजाजत तो मैं ये एक आखिरी बात, रहमान नजर साहब, सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो यूके, यूएस या कुछ वेस्टर्न कंट्रीज या कुछ ईस्टर्न कंट्रीज भी हमसे आगे गई, कोई हमसे बेहतर इंसान नहीं है। वो सिस्टम दे गए यार। आप एक सिस्टम ऐसा दे रहे हैं जिसमें करप्शन होने वाली है। सिस्टम में तो दोनों लोग शामिल है ना। सिस्टम में अले भाई, सिस्टम के अंदर तो दोनों लोग शामिल है, मगर ये जावेद अब्बासी साहब की जो पार्टी है, ये जावेद अब्बासी साहब आप इन पे कहते हैं, ये बार-बार एक टर्म यूज होती है। दिल्ली को दूध की रखवाली पे ना रखें ना सर। वो सेनेटर है ना, मैं जरा अब्बासी साहब, आप कहते हैं फ्रेंड्स ऑफ इमरान खान का लफ्ज बार बार जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा, बट क्या पार्टियों के अपने अंदर ये सिस्टम है कि वो इंश्योर करें कि सेनेट का टिकट जो है वो मेरिट पर हो? और अगर पार्टी के नजदीक मेरिट है तो क्या वो सिर्फ ये मेरिट है कि पार्टी का जो सरबराह है वो किसको जो है वो पिक करता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया है, और अगर ये क्वेश्चन कभी भी सियासी जमातों ने एड्रेस कर लिया तो जो बहुत सारे मसाइल है वो हल हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है कि दोनों हाउसेस के लिए मैं कहूंगा कि ऐसे लोगों को आना चाहिए जिन्हें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कानून साजी होती क्या है, क्योंकि उन्होंने की सबसे इंपॉर्टेंट जो जिम्मेदारी है, जो सबसे ज्यादा है, उन्होंने लेजिस्लेशन करनी है। तो उनका सबसे बेसिक काम जो शुरू होता है वो ये होता है कि वो कानून साजी करें, फिर ओवरसाइट करें और फिर उनको हजारों को अकाउंटेबल चलाएं। ये मामला अगर एड्रेस हो गया कि जमातों के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म आ गया कि मेरिट पे देना शुरू हो गया कि ये आदमी वाकई जाकर कंट्रीब्यूट करेंगे, वो बहुत सारे मसाइल जो है इस मामले से हल हो जाएंगे। लेकिन यहां चूंकि जमातों के अंदर बाकी चीजें भी देखी जाती हैं, वो बाकी चीजों को बाज दफा वो उस तरफ ज्यादा तवज्जो चली जाती है। उस तरह जो हमारे दोनों पार्लियामान के जो दोनों हाउसेज हैं उनका बिजनेस बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज इसलिए भी होता है कि हम सारी जमातों को, जिस तरह सारी दुनिया के जमहूरी ममालिक में तरीकाकार है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए उसको मुख्तलिफ स्टेज से गुजरना चाहिए। और जो बासी साहब जो नेशनल असेंबली के अंदर आ रहा है उसके ऊपर तो फिर उसको लेने हैं, मगर यहां पर तो नॉमिनेशंस हैं सेनेट के अंदर। सेनेट के अंदर तो लीडर की, जो पार्टी का लीडर है उसकी नॉमिनेशन पर है। जी जी, यहाँ हमारे यहाँ बोर्ड भी बनाया जाता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ज्यादा पार्टी के जो है, जो भी लीडर होते हैं उनके ज्यादा अख्तियारात उन्हीं का होता है, वही फैसला करते हैं। बस बोर्ड भी बनाया जाता है, पार्लिमानी बोर्ड, उसके अंदर भी लोग पेश होते हैं। अगर ये हमारे यहाँ इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत जरूर है, इसमें जरूरत होनी चाहिए। पार्लियामान के अंदर जो लोग आप ला रहे हैं उनके लिए आपको जरूरी है कि कोई आपने एक ऐसा मैकेनिज्म सारी जमातों में अडॉप्ट करना है ताकि लोग आकर ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। उसके लिए सर आज तो इजलास कर रही है, आपकी पार्टी भी कर रही है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर रही है, पीपल्स पार्टी के लोग भी मुशावरत कर रही है, तो उम्मीदवारों के नाम कल या परसों तक आएंगे। मसला ये होता है कि जमहूरी अमल हमारा चलता नहीं है। हमारा जमहूरी अमल कुछ अरसे के लिए चलता है, फिर रुक जाता है, फिर ये जमहूरी अमल चलाने की कोशिश करते हैं। ये जब 60 साल जमहूरी अमल हमारा चलेगा तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इसमें भी बेहतरी आएगी। बहस सर, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बहस तो होती रही है कि जो वोट खरीदे जाते हैं, तो वोट अगर उम्मीदवार ही ऐसा होगा कि जो वोट खरीद सकता है तो वहां पे भी तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा। शाजिया साहबा, अब आप वीडियो पर भी आ गई हैं, क्या सियासी जमातें देंगी मेरिट पर लोगों को सेनेट का टिकट जो है? रहमान, मैं एक्चुअली अपनी बात को मुकम्मल कर रही थी। देखिए, पीटीआई जो बात आज कर रही है, अगर तो ये किसी उसूल के तहत कर रही होती तो मैं इनकी बात को
बाय भी करती, मैं इनकी बात शायद उस तनाजुर में सुनना भी चाहती, लेकिन पीटी जी शाजिया साहबा आपकी आवाज को देखूं कट रही जी, अब आपको वी कैन आवाज हियर आ यू रही है? अगेन। हाँ जी जी कीजिए बात। तो जी जी अगर अब आ मैं रही उस है। तनाजुर में इस सारी सिचुएशन को देखूं तो पीटीआई वो जमात है जो खुद ही लोगों को को तक पहुंचाती है और खुद ही वीडियो बनाती है और खुद ही वीडियो को लीक करती है। तो पीटीआई एक ऐसा तासुर जो है, मैं मानती हूं कि किसी चीज में परफेक्शन नहीं होगी, लेकिन जो पीटीआई का आर्गुमेंट है उसमें आज पीटीआई खुद फंसी हुई है। और जो दो लोग जिनको इनके अपने एमपीए ने नेम किया, जिसमें असद कैसर साहब और परवेज खटक साहब शामिल हैं, जिन लोगों ने इनको बुलाकर ये पैसे दिए और वीडियो बनाई और वीडियो लीक की, आज तक उनसे तो सवाल नहीं हुआ। और अभी भी इनके वजीर साहब जो है वो परवेज खटक साहब का नाम ले रहे हैं। तो परवेज खटक और असद कैसर का तो नाम इनके फॉर्मर एमपीए ने लिया है, जिनके हवाले अब से जब उन्होंने कमेटी है आज इतला शाजिया साहबा ये भी है कि फवाद चौधरी, शेरी मजारी और जो है वो इन पर मुश्तमिल एक कमेटी जो है वो बना दी है, शहजाद अकबर भी है उस कमेटी में, वो तहकीकात करेगी, 1 महीने में रिपोर्ट भी देगी। रहमान ये भी एक मजाक है, रहमान ये भी एक मजाक है। हम नहीं मानते ऐसी किसी इंक्वायरी को जो पीटीआई खुद करेगी, क्योंकि पीटीआई के अहम लोगों के नाम इसमें है और सारा ये गेम ही पीटीआई का है। ये एक पंजाबी की कहावत है, मेरा ख्याल है बासी साहब को पता होगी और आपको भी, कि चोर नू कहता है चोरी कर, साध नू कहता है लगा होया है। तो ये तो सारा टोपी ड्रामा है इनका। और जो मैं आपसे कह रही थी कि ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस लेके गए और मैटर सब झूठस है, ऑर्डिनेंस ले आई, अदालतों से क्या अपनी मर्जी का फैसला लेना चाहते हैं? इस प्रोवाइजो में जो इन्होंने लिखा है, ये क्या अदालत को मुतनाज़ा बना रहे हैं? ये क्या अपनी पसंद का फैसला चाहते हैं, अपनी पसंद का ओपिनियन चाहते हैं? ये और आज इमरान खान ने क्या कहा? ये क्योंकि पिछले 2-3 दिन शाजिया साहबा ये वीडियो स्कैंडल पर बड़ी बात होती रही है, व्हाट शुड बी डन, क्या किस तरह से तहकीकात करें फिर आप? वो तो उनके पास तो आज अपने लोग हैं, वो हुकूमती वज़रा पर मुश्तमिल उन्होंने कमेटी बना दी है, फिर क्या किस तरह से वो तहकीकात करें, किस तरह से पता चलाएंगे ये जो इल्जामात दोनों तरफ से लग रहे हैं इनमें से कौन ठीक कह रहा है? देखिए तहकीकात जो है इनकी नियत ही कभी नहीं थी। 3 साल पुरानी वीडियो जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने अपनी तकारीर में किया कि मेरे पास वीडियो है, उसमें लोग पैसों की लेन देन हो रही है। पैसों की लेन देन में अगर आज आपको एक लॉ मिनिस्टर आपको समझ आ गया, उसकी शक्ल थी, आपने इस्तीफा ले लिया, लेकिन जिस स्पीकर हाउस में हुआ था और उस वक्त जो स्पीकर था, जो आज कौमी असेंबली का स्पीकर है, आपने तो उसे तरक्की दी ना पैसे बांटने के ऊपर, आपको उसका इस्तीफा लेना चाहिए था। अच्छा। और उस वक्त का जो वजीर आला, जो आज वफाकी वजीर है, जो उस डीलिंग में मौजूद था, जो आपके खुद एमपीए ने फरमाया, तो आपको उससे इस्तीफा लेना चाहिए अगर आपको इंक्वायरी करानी है। ये इंक्वायरी नहीं होनी, ये इंक्वायरी मैं 1 मिनट मुझे दे, ठीक, अच्छा मुझे 1 मिनट दे। अली भाई ये किस तरह से, ये देखे वीडियो आपने सामने रखी, आई ये सामने, और आपका जो आर्गुमेंट था, आपका जो स्टांस है सेनेट इंतखाब पर, उसको बड़ा सपोर्ट करती है, मगर ये इंश्योर किस तरह से, क्योंकि अब इस वीडियो के बाद जो इल्जामात लगे हैं वो दोनों तरफ से जो है वो लगना शुरू हो गए, तो क्या अपने ही वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ये फैसला कर सकती है कि ये क्या हुआ है, असल में ये मामला है क्या? अली भाई आवाज आ रही है आपको? अच्छा चले, मैं ये सवाल ब्रेक के बाद अली मोहम्मद खान साहब से पूछते हैं कि ये फिर किस तरह से फैसला हो इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अब बात तो करनी है सरकारी मुलाजमीन के जो एहतजाज वाला मामला है, इसके हवाले से महंगाई और इदारों में इस्लाहात, क्या हुकूमत को ये काम जो करने के हैं हुकूमत ये कर सकेगी? मगर अली भाई इसको भी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि अभी मामलात जो हैं वो जिस वजह से ये एहतजाज है वो महंगाई और इदारों में इस्लाहात है, उसके लिए आप क्या करें? मगर एक सवाल जो साथ वो पहले उठा वो तहकीकाती कमेटी के हवाले से कि ये जो वीडियो पर आपने कमेटी बनाई है ये अपने ही वज़रा पर मुश्तमिल है, तो शाजिया साहबा पूछ रही थी कि फिर ये तहकीकात किस तरह से करेगी, किस चीज की करेगी?
चलिए ये जब कभी अपनी पार्टी से कोई क्लेम निकाल देंगी तो फिर उनको इसका भी जवाब दे दूंगा। कभी इनकी हिस्ट्री नहीं रही किसी करप्ट आदमी के खिलाफ उनकी जमात की स्टैंड लिस्ट। अच्छा, आपके लिए जवाब ये है कि पार्टी का इंटरनल एक मैटर है तो उसके लिए पार्टी की अपनी इंटरनल स्क्रूटनी कमेटी बनी है। बाकी तो अदालतें इसका नोटिस लिया हुआ, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये डिस्कस हुआ। अच्छा, मैं ये जो दूसरा इशू है बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं सॉरी आई हैव टू लीव क्विकली क्योंकि वो प्रोटेस्टर्स के साथ खटक साहब, मैं और शेख साहब जो है शेख रशीद साहब बात कर रहे थे। तो आप वैसे सुबह से तो आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा देख लिया था, वो पैचअप हो गया, सारा मसला अल्लाह के करम से हल हुआ है और उनको वो रिलीफ मिली है जो मैं दावे से कह सकता हूँ कि पिछले 25-30 साल में वो रिलीफ सरकारी मुलाजमीन को अभी तक नहीं मिली। तो मुझे अभी जाना इसलिए पड़ा कि वो एक गुडविल जेस्चर के तौर पे वहां पे जाके तो दुआ के साथ वो सारे रुखसत होंगे। वो मैं बात क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि तनख्वाह में इजाफे तो हर हुकूमत देती रही, ये कोई नया काम नहीं है। लेकिन असल जो काम इमरान खान साहब हमारी हुकूमत ने किया है कि मरकज में सारे सरकारी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन और साथ साथ जो उनकी अनामली है कि कुछ इदारों में तो सरकारी मुलाजमीन फॉर एग्जांपल एक ही बीपीएस का एक बंदा एक इदारे में 1.5 लाख ले रहा है, दूसरे इदारे में जो है वो 60-70 हजार ले रहा है। उनकी अनामलीज हैं और आज से नहीं है, 30-35 सालों से हैं। एक तो उसको ठीक किया गया है, अपग्रेडेशन का मसला, और इनका एक बहुत बड़ा मसला जिसका फायदा होता है जो इन सर्विसेज इश्यूज को समझते हैं कि रिटायरमेंट के वक्त बहुत बड़ा फायदा होता है जब आपकी एडवांस रिलीफ बेसिक पे में दम होती है। वो साल से पत्नी कितनी ढाइयों से इनकी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वेस्ट थी, वो हमने मान लिया है। और अब क्या गवर्नमेंट ये जो एनॉमली है, अब अली भाई ये जरा वजाहत करें क्योंकि अभी तक जो हम ज्यादा सुन रहे हैं वो ये कि एडहॉक आपने जो है वो इनकी तनख्वाह तो बढ़ा दी है 25%, मगर ये जो एनॉमली है कि एक ग्रेड अगर 17 का बंदा है वो अगर किसी इदारे में है तो उसकी तनख्वाह जो है वो 1.5 लाख है, 2 लाख है, मगर अगर वो सेक्रेटेरिएट में काम कर रहा है तो उसको पैसे कम मिले। इसको भी फिक्स कर रहे हैं। सबसे जो बड़ा स्टेप इसमें है वो यही है, देखिए तनख्वाहें तो पीपल पार्टी ने भी बढ़ाई, उन्होंने भी बढ़ाई, हमने भी बढ़ा दी, लेकिन जो अपग्रेडेशन का इशू, एनॉमलीज को खत्म करने का इशू और साथ साथ इसमें एडहॉक रिलीफ को जम करना ताकि रिटायरमेंट के वक्त पेंशनर को उसका बहुत बड़ा का फायदा होता है। और उसके साथ साथ ये डायरेक्शन हमने सूबों को भी दिया है, 2 सूबों में जहां हमारी हुकूमत है और एक में जहां एलाइज है, वहां भी इंशाल्लाह हो जाना है। मेरी रिक्वेस्ट होगी मोहतरमा शाजिया मरी साहिबा की वसातत से कि इसको प्लीज आप सिंध में भी करें, आपने तनख्वाहें बढ़ाई है, वहाँ अच्छा काम किया है, लेकिन ये एनॉमलीज भी वहां भी दूर हो जाए और वहां भी अपग्रेडेशन मिल जाए और एडहॉक हो जाए तो तमाम मुल्क के जो सरकारी मुलाजमीन है वो। और अगर मैं गलत नहीं हूं वहां पर ये छोटे जो ग्रेड के जो सरकारी मुलाजमीन है उनका ज्यादा मसला है। शाजिया साहबा, ये सबको करना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, ये एनॉमली खत्म करें कि अगर एक सरकारी मुलाजिम है वो किसी इदारे में काम करता है उसकी तनख्वाह बढ़ती जाती है, लेकिन जो सेक्रेटेरिएट में काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाह जो है वो कम तनख्वाह पर काम। जी, पीटीआई का अलमिया ये है कि कल जो इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर किया, डी चौक में किया, शाराए दस्तूर पे किया, उस पे आज तक अभी तक इन्होंने किसी किस्म के अफसोस का इजहार नहीं किया। और आज इन्होंने अगर कोई डायलॉग किया उन मुलाजमीन के साथ जिनको कल इन्होंने जदोकोब किया, मारा पीटा, घसीटा खींचा, एक्सपायर्ड टेयर गैस चलाए, तो आज ये चाह रहे हैं कि हम दाद वसूल करें। अगर उनके साथ हम बैठ गए और हमने मामलात को हल करने की कोशिश की, भाई आपकी जिम्मेदारी है मामलात को हल करें। आप किसी पे एहसान करते हैं? आपने महंगाई जिस तरह बढ़ा दी है पाकिस्तान के अंदर, आज भी मैं कहती हूँ कि जो इन्होंने उनसे कमिटमेंट की है, मैं आपको दावे से क्या यकीन से कह सकती हूँ कि जो महंगाई इन्होंने बढ़ाई है उस हिसाब से रिलीफ नहीं दे सकेंगे ये, लेकिन अगर थोड़ा बहुत उनको रिलीफ देते हैं तो देना चाहिए, इनकी जिम्मेदारी है। अब ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करें तो हमसे दाद वसूल करें, ये लोगों को मारे और ये इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है उसको बैटल ग्राउंड बना दें, उस पर कोई पशेमानी का इजहार नहीं करते। कल भी इमरान खान साहब को सेनेट के हवाले से ज्यादा फिक्र थी, लेकिन एक लफ्ज हमदर्दी का और मुलाजमीन के साथ नहीं किया, जिनके ऊपर इन्होंने पुलिस के जरिए लाठियां बरसाई और गिरफ्तार किया। तो भाई आप किसी पे एहसान नहीं कर रहे, आप ही ने महंगाई बढ़ाई है। आज आप ही की बदौलत 3 खरब जो है वो सर्कुलर डेट हो गया है। आज आप ही की बदौलत तकरीबन 35 खरब जो है वो पाकिस्तान का कर्जा हो गया। तारीख में इतना पाकिस्तान में महंगाई आप क्या करते थे ना कि हुक्मरान चोरी करते हैं तो हम महंगाई भुगतते हैं और महंगाई की शक्ल में अदा। तो अली मोहम्मद भाई, आप ही की चोरी की वजह से इतनी महंगाई हुई है। अब आप चोरी करें
और गरीब आपसे रिलीफ भी ना मांगे और रिलीफ की तवक्का भी ना करे। ये काम तो होना चाहिए। देखिए हाँ, अच्छा, आप उनको मार्जिन नहीं दे रही, लेकिन अब्बासी साहब आप क्या मार्जिन देते हैं? वो कह रहे हैं कि आज चले हमने मामला तो एक तो हल कर दिया, और ये जो डिस्पैरिटी है मुख्तलिफ ग्रेड्स की, उनका एक बड़ा बुनियादी इशू है सरकारी मुलाजमीन का, उसको हल करने की जो है वो कोशिश की है। मैं कर लूं तो नहीं तो हल करना चाहिए था ना, हम तो कहते हैं हल करना चाहिए था। 2-2.5 माह से उन्होंने आपको अल्टीमेटम दिया हुआ था। कल आप लोगों ने उस पर टेयर गैस क्यों गरीबों पे फेंका? आपने क्यों उनको मारा, क्यों घसीटा? 20-21 ग्रेड के मुलाजमीन भी उसमें शामिल थे। क्या उनकी इज्जत नहीं है? क्या उनके घर में चूल्हे नहीं चल रहे? क्या उनको फिक्र नहीं थी अपने बच्चों की? वो बाहर निकले थे। चले, अगर इजाजत है मैं जरा ये अब्बासी साहब से भी पूछ लूं। राइट, मैं अब्बासी साहब, अब मुझे आपकी इजाजत से अब्बासी साहब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जरा आकर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अब्बास से जानते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बहस को समेटना है। अब्बासी साहब, कल बड़ी तनकीद होती रही कि हुकूमत ने जिस तरह से मामले को, ये सरकारी मुलाजिमीन के एहतजाज वाला जो मामला है, इसको जिस तरह से हैंडल किया। अब वो अली भाई भी बता रहे हैं कि अब वो जा भी रहे हैं उधर। जिस तरह से मामला आज तय पाया है, ठीक हुआ? देखिए, बदकिस्मती है कि ये हुकूमत हर चीज को उस वक्त करती है जब पानी सर से गुजर जाता है। अली भाई एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा अब्बासी साहब से पूछा था, फिर आता हूं आपकी तरफ। होना तो ये चाहिए था कि ये लोग सड़कों पर आने से पहले ये सरकार के मुलाजमीन है, ये बड़े अरसे से डिमांड कर रहे थे, हुकूमत सीरियस होती, इनके साथ बैठती, और ये सारा कल जो माहौल क्रिएट किया गया है कि सरकारी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजमीन के साथ लड़ाया गया है। पहली दफा पूरे लाठी चार्ज किया अपने सरकारी मुलाजमीन पर। वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे जब मुल्क के वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि इस तनख्वाह में उनका गुजारा नहीं होता तो हमारा गुजारा किस तरह हो सके, जहां महंगाई रोज हो रही है, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो रही हैं। तो वो कह रहे थे कि आपने हमारी तनख्वाहें जो है, महंगाई आपने 500% तक ले गए और तनख्वाहें उसी तरह है। हम अपने बच्चों का स्कूल फी नहीं दे सकते, बिजली के बिल नहीं दे सकते, हमारे लिए मुश्किलात है जिंदगी है, तो हमारे साथ बैठकर तय करते। काश इतनी बड़ी इस इम्तिहान के गुजरने से पहले हुकूमत सिंसियरली उनके साथ बैठती, बात करती। ये हुकूमत हर एक को चाहती है कि वो रोड पे आए। पहले टीचर आए हुए थे, फिर नर्सिंग स्टाफ आया हुआ था, पैरामेडिक्स आए, अब ये सरकारी मुलाजमीन आए, इसके बाद मेरा ख्याल है क्या पता किस किस ने आना है। जब तक वो सड़कों पे नहीं आते, अपनी कंडीशन इनको डिक्टेट नहीं करते, जोर के साथ इनसे नहीं मनवाते, ये कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ये हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि हुकूमत इतना बड़ा इस्लामाबाद जैसा कैपिटल जिसमें दुनिया ने तमाशा देखा है, हम वहां किसाना का जो वहां हो रहा है इंडिया के अंदर, उसकी रोज मिसालें देते हैं कि मोदी के खिलाफ किसान खड़े हैं और इंडिया में तबाही हो रही है। वही तमाशा कल इस्लामाबाद में हमने अपना लगवाया। काश वो तमाशा लगाने से पहले ये बैठ के जो आज इन्होंने हल किया, वो तमाशा लगाने से पहले हल कर लेते तो पाकिस्तान का तमाशा ना लगता और सरकारी मुलाजमीन। आप ये कह रहे हैं ये पहले भी हो सकता था। मेरे पास जरा टाइम कम है अब्बासी साहब, मैं जरा फाइनल कमेंट्स ले लूं। अली भाई, ये हैं तो आफ्टर शॉक्स कुछ महंगाई के भी, इदारों वाला तो इस्लाहात वाला आप काम कर रहे हैं, महंगाई का भी कर रहे हैं। रहमान साहब वो कहते हैं ना कि ये जो हम खौफ ज़दा बैठे हैं, क्या करें, खुद ही चरागों को बुझा बैठे हैं। तो इन्हीं के कमालात हैं जो अब सब कौम भुगत रही है। अगर ये खजाना इस तरह खाली करके और डकार के ना चले जाते तो बड़ा आसानी रहती है और सरकारी मुलाजमीन और सबको ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज अल्लाह ने है बड़े बेहतरीन तरीके से मसला हल हुआ है। और इनके लिए तो देखें ना, आवाम इनके जलसों में निकली और सबसे बड़ा तो इन पे नो कॉन्फिडेंस इन सरकारी मुलाजमीन ने किया है कि अपने एहतजाज में तो आने तक नहीं दिया कि आपकी वजह से तो हम ये पिस रहे हैं, अब आप आके यहाँ अपनी सियासत चमकाएंगे। उनको स्टेज तक नहीं होने दिया और ट्रस्ट उनका हुकूमत पे रहा और हमेशा ये बात की कि हम सिर्फ अपने मुतालबात के लिए आए हैं जो हमारा जायज हक है, बाकी अपोजिशन को ना हमने यहाँ इसमें इन्वॉल्व करना है, ना उनकी पीडीएम के तहरीक का हिस्सा बनना है और ना ही उनसे हमें कोई तवक्को है। तो जवाब इनके सामने है, जवाब इनको मिल चुका है अवाम की तरफ से भी, सरकारी मुलाजमीन की तरफ से भी। और जिस तरह अपने नजरिए से ये लोग भागे हैं कि ओपन इलेक्शन से ये लोग भागे हैं, तो वजह अली भाई एक महंगाई बड़ी वजह है। मैं शाजिया साहब योर फाइनल कमेंट जी, कंक्लूड दिस डिस्कशन। मैं रहमान
अच्छी बात, फाइनल कमेंट डेफिनेटली महंगाई जो है वो इस वक्त उरूज पे है। इस हुकूमत को शायद ये महंगाई नहीं लगती क्योंकि इनके खजाने भरे हुए हैं, अफसोस की बात है। और यहाँ अजीब सी बात कर रहे हैं, कल तो खुद सरकारी मुलाजिम को कह रहे थे भाई तुम लोग तो सियासी जमातों के साथ होकर, तो खुद एक वफाकी वजीर कह रहे हैं कितने लोगों पर जुल्म किया, कौन से बेहतर तरीके से आपने हल किया, लोगों को मारपीट कर, उन पर टेयर गैस फेंक कर। खुद कुछ तो खुदा को खौफ करे ऐसी बातें करने से पहले। और महंगाई तो भाई आपने ही बढ़ाई है, हर चीज का इल्जाम 3 बरस गुजर गए और आप हर चीज का इल्जाम पिछले लोगों को देते, लोग नहीं बाय करते। ये आपकी ये झूठी कहानियां लोग नहीं खरीदते। आज ही इमरान खान ने सेनेट के हवाले से ये बोला कि जी हम गवर्नमेंट में, हम पावर में और हम अपनी सीटों से ज्यादा सीटें ले सकते हैं। उन्होंने एडमिशन किया इस बात का कि वो करना चाहते हैं गड़बड़ और करेंगे, वो पैसा भी यूज करेंगे, पावर भी सेनेट में यूज करेंगे। तो ये तो आपके लीडर का हाल है। ये जो लेक्चर देते हैं करप्शन पर दूसरों को और धांधली पर दूसरों को, सबसे बड़े तो गुरु और मास्टर आप लोग हैं। केपी में आप लोगों ने अपने ही लोगों को पैसे की चमक दिखाई, अपने ही लोगों के जरिए पैसे दिलवाए, अपने ही लोगों को कहा इनकी वीडियो भरो और फिर अपने ही लोगों को कह दिया 3 साल के बाद अब वक्त आ गया, अब लीक कर दो क्योंकि हम ऑर्डिनेंस ले आए हैं अदालती फैसले और अदालती ओपिनियन से पहले। तो भाई अपना किबला दुरुस्त करें। आप सीखें आइन का एहतराम, आप सीखें कि जमहूरियत में पार्लियामेंट की क्या अहमियत और पार्लियामेंट का क्या तकद्दुस है। ना पामाल करे पार्लियामेंट को, ना पामाल करे कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है शाजिया साहबा, आई हैव रन शॉर्ट ऑफ टाइम, मगर एहतराम करें इन चीजों का, आपकी इज्जत होगी। मगर एक चीज जरूर होनी चाहिए कि पार्लियामान एटलीस्ट अपने हवाले से जो कानून साजी है वो तो खुद करे और उस पर जो है वो कम से कम पार्लियामान के अंदर जो है वो इत्तेफाक करे। बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहबा, जावेद अब्बासी साहब और अली मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। आज की इस डिबेट से इतना ही इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।